सुबह 9 बजे अपने पति तारिक और युवा बच्चों सारा और समीर के जाने के बाद रीना ने बालकनी में रखी चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर उठाया ही था कि उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। उसने जैसे ही हेलो कहा, उधर से एक खनकती सी आवाज़ आई, रीनू जी आप कौन? रीना शर्मा। सवर थोड़ा शरारती हुआ, रीना खान। रीना शर्मा सुनकर रीना का दिल जरा धड़क सा गया। यह नाम सुने तो मुद्दत हो गई। अब तो वह 20 सालों से रीना खान है और इसमें वह बहुत खुश भी है। उसने पूछा, जी आप कौन? उधर से नारी सवर अब खिलखिलाया, क्या कर रही थी रीनू? सब ऑफिस कॉलेज निकल गई। हाँ मगर यह तो बताइए कि आप कौन है? अब रीना थोड़ा गंभीर हुई। कोई उसे रीनू कह रहा था, रीना शर्मा कह रहा था। यह जरूरी कोई खास ही है, अजनबी तो जरा भी नहीं। कोई उसे छेड़ रहा है, वही नहीं पहचान पा रही है। कोई उसे जानबूझकर सता रहा है। फिर रीना ने कहा, आप बताएंगी कि आप कौन है या मैं फ़ोन रख दूँ? ओहो धमकी दे रही हो, तुम फ़ोन नहीं रखोगी, मैं जानती हूँ। लगातार यही सोच रही हो ना कि तुम्हें इस उम्र में रीनू कौन कह सकता है। कोई सहेली ही परेशान कर रही है। रीना अब हंस पड़ी, जी आप सही सोच रही हैं। फिर थोड़ा हल्के मूड में आते हुए कहा, कोई क्लू तो दो। मायके की 3-3 छतों को कूद फांद कर सर्दियों की दोपहर में धूप का पीछा करते करते कौन तुम्हारे साथ इधर से उधर बैठने की जगह बदलता रहता था? तुम तो किताबों में खोई रहती थी, मैं बेचारी तुम्हारा चेहरा देखती रहती थी। तुम्हारे चक्कर में मुझे भी पढ़ना पड़ता था। रीना का दिल जोर जोर से धड़क उठा। निमी? नमिता जैन। जी सही फरमाया, निमी, जोर से चिल्लाई रीना। तुम मुझे कैसे ढूंढ लिया? मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? क्या बहुत मुश्किल था? इस बार मेरठ गई तो आंटी रास्ते में मिल गई, उनसे लिया था। रीना का स्वर अचानक धीमा हो गया। पूछा, कैसे हैं सब? ठीक ही हैं, तुमसे बात तो होती रहती है ना? हाँ महीने में एक आध बार माँ भैया भाभी से हालचाल ले लेती हूँ। नमिता हंसी। और हीरो कैसा है तुम्हारा? कौन? अरे तारिक, और कौन? रीना हंस पड़ी। बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बहुत केयरिंग है। समीर और सारा कॉलेज में है। तू बता, फैमिली में कौन कौन है? अमित और हमारे 2 बच्चे, राहुल और विनी, वे भी पढ़ रहे हैं। हम शुरू से ही भोपाल में हैं। मेरठ में आंटी अंकल कैसे हैं? मम्मी पापा नहीं रहे। ओ वेरी सैड निमी। रीनू आंटी की बातों से अंदाजा हुआ कि 8-10 साल पहले ही तू मायके गई थी ना, उसके बाद नहीं गई। रीना का स्वर उदास हो गया। तारिक से विवाह कर सबकी नज़रों में मैंने बड़ा अपराध किया है। पापा को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था। विवाह के बाद बच्चों को लेकर 1-2 बार गई। दिल हर बात में दुखा, हर बार दुखी होकर लौटी तो जाना छोड़ दिया। बच्चों के मन में नानी मामा मामी के मीठे रिश्तों की कोई बुरी छवि नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए जाना ही छोड़ दिया। फ़ोन पर ही हालचाल पूछ लेती हूँ, फिर भी याद नहीं आता मायका। हर सवाल में रीना की जुबान लड़खड़ा दी। आंखें भीग गई। ना चाहते हुए भी आंसू गालों पर ढलक आए। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। उधर भी सन्नाटा छा गया था। कुछ पलों बाद रीना ने खुद को संयमित किया। कहा, निमी अब बाद में बात करें। हाँ ठीक है। दोनों ने फ़ोन रख दिया। रीना सुस्त सी उठकर बेडरूम में आकर आंखें बंद करके लेट गई। निमी के एक फ़ोन ने उसे अतीत की उन गलियों में पहुंचा दिया जिनका रास्ता वह सालों से भूलने की कोशिश ही कर रही थी। भूल पाती कहाँ है? अब अकेली लेटी वह अपनों से मिले दुख के महासागर में आपाद मस्तक डूबती जा रही थी। एकाकी मौन स्तब्ध सी होकर कुछ ही पलों में अतीत को फिर से जी रही थी। लड़कियों का बचपन जिस मिट्टी पर लौटता है, जिस मिट्टी में खेलता है, वह मिट्टी उनके अस्तित्व में इतनी रच बस जाती है कि उसे झाड़ देना या भुला देना असंभव ही होता है। कौन लड़की अपने मायके की गलियां, वह घर जहां जीवन के 21 साल बिताए हों, माँ की ममता, पिता का स्नेह, बाई से शरारतें, आंगन का वह अमरूद का पेड़, छत पर रखे गमले, मिली हुई छतें,
कूद कूद कर सहेलियों के घर ऊपर से ही जाना आना भूल सकती है। अपने दिल की क्या सुन ली, तारिक को जीवन साथी क्या चुन लिया। कोई अपराध कर दिया, सबको नफरत हो गई। धीरे धीरे वह भी तारिक के साथ सुखी और संतुष्ट घर गृहस्थी में व्यस्त होती चली गई थी। पर यह कसक तो हमेशा मन में रही कि मायका छूट गया, जीवन में मिली सारी सुख सुविधाएं इस कसक को ख़त्म नहीं कर पाई। जब जब उसकी सहेलियां छुट्टियों में मायके भागती, उसका मन तड़प तड़प कर तरसता रह जाता। तारिक उसे घुमाने कभी कहीं तो कभी कहीं ले जाते रहते, पर उन छुट्टी गलियों में ना जाने का दुख कम नहीं हो पाता। ससुराल में कोई है ही नहीं, तारिक अकेले हैं और यह निमी, यह तो रोज याद आती है। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक साथ खेली पड़ी निमी के साथ तो जीवन का एक लंबा महत्वपूर्ण समय बिताया है। कितनी शरारतें, कितनी मस्ती, कितने राज और कितने सुख दुख बांटे थे। निमी ही तो उसकी एकमात्र घनिष्ठ सहेली थी। तारिक से विवाह करने पर वह भी उससे नाराज हो गई थी। नमिता ने फोन रखा तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के स्वर की उदासी उसके दिल को छू गई। उसका मन उसे धिक्कार उठा, क्यों उसने इतने साल रीनू की कोई खोज खबर नहीं ली। तारिक से विवाह होते ही रीनू मुंबई चली गई थी। नमिता भी विवाह के बाद भोपाल आ गई थी। जब वह मायके गई तो इतने साल उसने क्यों नहीं उसका फ़ोन नंबर लेकर उसकी खबर ली। नया समाज, नए लोग, नया शहर, उसे एक अच्छी दोस्त की उस समय कितनी ज़रूरत रही होगी। वह क्यों चुप रही जब नमिता का रूढ़िवादी जैन परिवार दिन रात रीना को कोस रहा था, अब शब्द कह रहा था। वह क्यों चुप रही, यह कैसी दोस्ती थी। आज 20 साल बाद उसे फ़ोन कर रही है, अब तो उसे सबके बिना जीना आ ही गया होगा। पिछले महीने जब वह मायके गई तो रीना की मम्मी से मार्केट में सामना होने पर रीना का फ़ोन नंबर ले लिया था। आंटी के चेहरे पर रीना का नाम लेने पर जो भाव आए, उसने सब समझा दिया था नमिता को। रीनू क्यों मायके आई, ठीक किया उसने, आना ही छोड़ दिया। पर नमिता क्यों अपने कट्टरपंथी परिवार के साथ धर्म जनित नफरतों में बहती चली गई। मन ही मन उसे भी तो तारिक से विवाह करने पर रीना पर गुस्सा था। तारिक उनकी सहेली शबाना का ही तो भाई था। सब्बे शरीफ तारिक सबको अच्छा लगता था, पर बचपन की दोस्ती, आपस का रात दिन का साथ और प्यार पारिवारिक दबाव के चलते नफरतों में दबता चला गया था। उम्र के इस मोड़ पर जब युवा बच्चों के साथ उसकी सोच बदली तो नमिता को अपनी पुरानी सोच पर दुख हो रहा था। उसके घर तो प्याज लहसुन भी नहीं आता था। राहुल और विनी ने बड़े होते होते जैन परिवार में चली आ रही पुरानी रीतियों को सिरे से नकार दिया। दोनों का कहना था, ये सब नियम हमसे नहीं होंगे। घर में खाने के इतने परहेज रखोगी तो भी हम बाहर तो सब कुछ खाते हैं। नमिता ने युवा बच्चों के आगे हथियार डाल दिए थे और अब बच्चों के साथ चलकर पहले से कहीं ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर रही थी। अब अमित भी बच्चों के विचारों से सहमत थे। कुछ ही दिन पहले नमिता ने अपने बच्चों को रीना के बारे में सब कुछ बताया तो विनी कह उठी, मम्मा हद है, आपने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मतलब नहीं रखा। आई हेट इट। मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई कुछ कहकर देखे, नानी नाना मामी आपकी बेस्ट फ्रेंड को गाली देते रहे और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। हाउ सैड। बरसों से परंपराओं और सामाजिक मापदंडों में जकड़ा मेरा मन इतनी जल्दी और आसानी से आज़ाद नहीं हो सकता था। परिवार की मान मर्यादा का ध्यान, अपने संस्कार और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान, जाने कितनी वर्जनाओं से बंदी मैं। नमिता का स्वर बोझिल होता चला गया था। अगर जाति धर्म से परे मौसी ने अपना मनपसंद जीवन साथी अपने लिए ढूंढ लिया तो क्या गलत किया। राहुल ने भी कहा था। अपने बच्चों की गलत बातों का विरोध करने की क्षमता देखकर नमिता को एक आत्मिक संतुष्टि भी हुई थी। शायद उनमें वह खुद को देख रही थी। अब नमिता को अपनी पुरानी सोच पर दुख हुआ था। उसने रीना को फ़ोन कर लिया। एक लंबा अंतराल। जब सुधियाँ धुंधलाने लगती हैं, आपस में बातें करना बहुत सुगत था। बचपन की दोस्ती को पुनर्जीवित करने का अवसर भी। अगले दिन दोपहर में रीना ने फ़ोन किया, निमी मैं तो कल पूछना ही भूल गई कि तुम्हारे दोनों भाई
विजय भैया और अजय कैसे हैं? उधर पल भर सन्नाटा छाया रहा। बोल निमी, सुन रही है क्या? धीमी सी आवाज़ आई। दोनों ठीक है रीनू, सब ठीक तो है ना तुम्हारे मायके में? एक गहरी सांस ली नमिता ने, फिर दिल खोल कर रख दिया। कुछ ठीक नहीं है रीनू। मम्मी पापा के जाने के बाद दोनों भाइयों में झगड़े रहने लगे। मकान के 2 हिस्से हो गए। मैं जाती थी तो अजीब से तनाव में दिन बीतते थे। विजय भैया को लगता था कि मैं अजय भैया के पास ज़्यादा बैठ आई। अजय को लगता था कि मैं भैया के पास ज़्यादा रहती हूँ। अजय मुझसे छोटा है, पहले तो चुप रहता था, पर अब दोनों की पत्नियां चैन नहीं लेने देती। जाते ही पूछती हैं, किधर रहोगी, किधर खाओगी? फिर एक समय का खाना उधर, एक समय का खाना इधर, फिर सवाल, उधर क्या खाया? दोनों भाई तो आपस में बोलते ही नहीं। जाती हूँ तो जैसे तलवार पर चलती हूँ। पिछली बार से जब से आई हूँ तय करके आई हूँ, मायके पैर नहीं रखूँगी। जिस दिन आना था दोनों भाइयों के परिवार सुबह सुबह ही किसी बात पर लड़ पड़े। शाम को मेरी ट्रेन थी, बच्चे साथ नहीं थे। यह भी अच्छा हुआ, अमित मुझे लेने एक दिन पहले ही आए थे। सब आपस में लड़ते रहे। अमित और मैं दिन भर आंगन में चारपाई पर बैठे रहे। भाइयों ने मुझे कह दिया था कि यह हमारा आपसी मामला है, तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। दोनों परिवार एक दूसरे को ऐसे ऐसे ताने सुना रहे थे कि सिर शर्म से झुकता चला गया था। अमित की सांत्वना देती नज़रों से ही मेरा दिन कटा। हम दोनों दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे। आपस के गुस्से में किसी ने हमें खाने के लिए भी नहीं पूछा। खुद खाना लेना अच्छा नहीं लगा। शाम को रिक्शा बुलाई, अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। लगा माँ आज गई है इस घर से। माँ को ही याद कर रोती हुई वापस आ गई। माँ होती तो कौन लड़की सुबह से शाम तक भूखी रहकर ऐसे निकल सकती है। दोनों परिवारों को ये होश ही नहीं रहा कि हम जा रहे हैं। बहन कैसे दुखी लौट रही है। घर के 2 हिस्से भी अपनी मर्जी से कर लिए। मुझसे पूछा था, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा था, मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए, बस मेरा मायका बना रहे। साल में कभी 2-4 दिन आऊँ तो मुझसे प्यार से मिलना। यह भी किसी से नहीं हुआ। अमित उस दिन ट्रेन में बिठाकर स्टेशन से ही खाना लाए। रोती हुई मुझे अपने हाथ से खिलाया और इतना ही कहा, आज के बाद तुम कभी उस घर में पैर नहीं रखोगी, किसी के जीने मरने में भी नहीं। ठीक ही कहा अमित ने। हम लड़कियों से पता नहीं क्यों मायके का मोह नहीं छूटता। रीना नमिता के मन का दुख महसूस कर सिसक उठी। कहा, निमी कितना दुख हुआ सुनकर। ऐसे मायके के छूट जाने का क्या दुख मनाना। निमी दुखी मत होना। हाँ रीनू, अब उन गलियों के छूट जाने का दुख नहीं मनाना है जिनके लिए धर्म जाति जमीन जायदाद ज़्यादा महत्व रखते हैं। ऐसे मायके नहीं चाहिए हमें। हम अपनी गृहस्थी में खुश हैं। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगी जब हम दोनों भूखे रहकर सिर्फ लड़ाई देखकर वापस आ गए थे। हाँ निमी, अब दुखी नहीं होना है। दुखी क्यों हो, हमें तो एक नए मायके मिल गए हैं ना। कहते कहते नमिता की आवाज़ में चिर परिचित खनक सुनाई दी। रीना चौकी, नए मायके कौन से, कहाँ हैं? सालों की कसर पूरी करनी है। मेरा घर अब तुम्हारा मायका है और तुम्हारा घर अब मेरा मायका है। जब भी घर गृहस्थी से जी उबेगा चले आएंगे एक दूसरे के घर, कुछ दिन साथ रहेंगे। बच्चों को एक रिश्ता तो मौसी का मिल ही जाएगा, बाकी अब हमें चाहिए ही नहीं। बोलो क्या नया मायका मंजूर है? रीना खिलखिला पड़ी। और क्या, एकदम मंजूर है। तो पहले मायके कौन आ रहा है? तुम ही आओगी। तुम्हें मायके आए ज़्यादा दिन हुए हैं। मैं तो अभी ही लौटी हूँ। मेरे गाँव अभी ताज़ा हैं, पर मैं यह भी जानती हूँ गाँव लगते ही गाँव भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। जितना दर्द आज है उतना कल नहीं होगा, जितना कल होगा उतना परसों नहीं होगा। अब हमारे नए मायके ही ताउम्र रहेंगे। तारीख आए तो प्रोग्राम बना लो। शाम को तारीख समीर और सारा आए तो रीना पूरी बातें बताते हुए कई बार रोई, कई बार हंसी। तीनों उसका चेहरा ही देख रहे थे। कभी कुछ बताते हुए रो पड़ती थी, फिर अपने आप ही कुछ और बताते हुए हंस पड़ती थी। देर तक लगातार कुछ कहती रही। तीनों चुपचाप सुनते रहे। उसकी मनोदशा से तीनों अवगत थे।
बच्चों से रहा नहीं गया, उनका मन भर आया। वे माँ से लिपट गए। तारिक ने कहा, बताओ कब जाना है और वहाँ सबके लिए क्या लेना है, लिस्ट बना लो। जाओ, इस दोस्ती के, प्यार के कोमल अनोखे एहसास को तुम जी भरकर जी लेना। रीना ने एक हाथ से अपने आंसू पूंछते हुए दूसरे हाथ से अपने मोबाइल पर नमिता का नंबर मिला दिया था। दोस्तों, मायके का एहसास हर औरत के लिए खास होता है। भले ही मायके में लाख बुराई हो, लेकिन वहाँ जाकर दिल को एक सुकून मिलता है। भगवान करे कभी किसी औरत का मायका ना छूटे। आप भी अपने मायके के खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद।